नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। एक समय था जब जम्मू और कश्मीर से तकरीबन रोजाना बम धमाकों और विस्फोट की खबरें आती थीं। पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि वहां आतंक का अब खात्मा होना शुरू हो गया है। अब ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की कमर टूट सी गई है। ना उनके पास हथियार बचे हैं और ना ही आतंकी बचे हैं। ऐसे में अब बचे खुचे कुछ टेररिस्ट ने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाने के लिए एक नया हथकंडा अपना लिया है। अब वो टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। जो नया तरीका उन्होंने अपनाया है उसे टारगेट किलिंग ही कहा जा रहा है। आप भी बखूबी समझ रहे होंगे कि टारगेट किलिंग के जरिए ही घाटी में एक बार फिर से आतंकी आम लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग की वारदातों को देखें तो उन्हें अंजाम देने के लिए आतंकी नए नए टैक्टिक्स अपना रहे हैं। दरअसल वारदात को अंजाम देने से पहले बकायदा टारगेट की पूरी रेकी की जाती है, फिर मौका देखकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पिछले कुछ घटनाओं में यही पैटर्न सामने आया और यहां अलग अलग आतंकी हमलों में इस महीने 11 नागरिकों की जान जा चुकी है। कश्मीर में पिछले शनिवार को भी 2 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद रविवार को फिर से 2 गैर कश्मीरी नागरिकों को टेररिस्ट ने गोली मार दी। जिन्हें गोली मारी गई वो सभी मजदूर थे। आतंकियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी लगता है अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू की है ताकि घाटी में अपनी प्रेजेंस का एहसास लोगों को कराया जा सके, सरकार को कराया जा सके, प्रशासन को करवाया जा सके। टारगेट किलिंग की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर स्थानीय लोगों को पुलिस और सेना के कैंपों में फिलहाल शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। लेकिन इन सब के बीच लगातार कुछ सवाल खड़े होने लगे हैं। हम हर बात के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोसने से मारे गए लोग क्या वापस आएंगे? ये एक बड़ा सवाल जो एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि 370 के एब्रोगेशन की जब भी बात होती है तो फिर से ये उसी एरे की ओर हमें धकेल देता है कि किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया। जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए ना हम कांग्रेस को दोषी ठहरा सकते हैं, ना किसी और पार्टी को दोषी ठहरा सकते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब केंद्र में भाजपा की सरकार हो और धारा 370 हटाई जा चुकी हो। कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है। कश्मीर में कत्लेआम को जड़ से खत्म करने के लिए आखिर केंद्र की भाजपा सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। अलगाववादियों पर हर तरीके से शिकंजा तो कसा जा रहा है। आतंकियों को सहायता पहुंचाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जा रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ऑपरेशन क्लीन भी चला रही है। लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत भी लिखी जाने लगी है। उद्योग भी लगाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। कश्मीरी युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की अपार कोशिशें भी की जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए पैकेज घोषित होने के साथ ही जमीनों पर भी कुछ काम होता दिखता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आतंकी घटना जिन पर नकेल नहीं लग पा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार वो सब कुछ कर रही है जो एक आम नागरिक के आगे बढ़ने और उसके परिवार के सुखमय, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी समस्या जस की तस ही नजर आती है। इस सारा आतंकी हमलों में कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है वो अब 30 के आसपास पहुंचने लगा है। 25 आम नागरिकों ने अपनी जान अब तक गंवा दी है और आतंकियों का अटैक मॉडल जो है वो 90 के दशक वाला ही है, यानी कि चुन चुन कर मौत बांटना। आइए करते हैं आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर में आतंक के इस नए चैप्टर की, जिसे टारगेट किलिंग का नाम दिया जा रहा है। आइए करते हैं शुरुआत।
तो धारा 370 हटने के 2 साल बाद घाटी फिर से अशांत हो गई है। आतंकवाद ने फिर से सर उठा लिया है। बेगुनाहों के मौत के मातम से वादी फिर से दहल रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जितनी भी आतंकी घटनाएं, आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक घटनाएं जो सामने आई हैं, उनका पैटर्न काफी चौंकाने वाला है। जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। एक बार फिर से ऐसा लगता है कि 90 के दशक वाला रक्त रंजित कश्मीर बनाने के मंसूबे अब दिखने लगे हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक आम लोगों की टारगेट किलिंग की गई है, उससे समूचे कश्मीर में दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ है। आज के सवाल कौन से हैं, उन सवालों पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे। अपने व्यूअर से भी अपील है कि जरा इन सवालों पर गौर कीजिएगा और उसके बाद हम और आप मिलकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर में आतंक के इस नए चैप्टर टारगेट किलिंग पर पहला सवाल कि कश्मीर में नॉर्मलसी आप देखते हैं कि अब सरकार और जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनमें नॉर्मलसी को लेकर हमेशा से ही सवाल उठाया जाता रहा है। एक तरफ सरकार कहती है नॉर्मलसी है, लेकिन यहाँ की रीजनल पार्टीज कहती हैं कि जैसा सरकार दावा करती है वैसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन आकर देखिए किस तरीके की है, क्योंकि ना तो विकास हुआ, लेकिन विकास ना होने के साथ साथ यहां पर डर और माहौल अभी बना हुआ है। और ये घटनाएं, हाल ही की घटनाएं इस बात की ओर इशारा भी करती हैं। सवाल ये कि कश्मीर में नॉर्मलसी का जो एक नैरेटिव घाटी में सेट किया गया है, हालांकि जम्मू कश्मीर दोनों में किया गया है, क्या आपको लगता है कि जो नैरेटिव सेट किया गया है उसकी वजह से ही टारगेट किलिंग हो रही है? ये हमारा पहला सवाल है जिस पर हम अपने व्यूअर से चाहेंगे कि आज वो इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, हमें कॉल कर। सवाल ये भी है कि कश्मीर में ये जो हत्याएं हो रही हैं, गैर कश्मीरियों की जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं को आखिर काबू कैसे किया जा सकता है और क्यों अब तक नहीं कर पा रही है सरकार? प्रशासन अभी तक इसको लेकर बड़ा एक्शन क्यों नहीं उठा रही है? सवाल ये भी है कि ये जो जिस स्तर पर ये टारगेट किलिंग हो रही है, ठीक उसी ही लेवल पर, ठीक उससे भी बड़े लेवल पर आखिर ऐसी कौन सी चूक हो गई है कश्मीर घाटी में कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बैक टू बैक देखने को मिल रही हैं? सवाल यह भी है कि 370 हटाए जाने को लेकर बहस तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 370 हटाए जाने के फर्क को आज हम किस तरीके से समझ सकते हैं? ये एक बड़ा द्वंद बना हुआ है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद घाटी में, क्योंकि विकास एक अलग बात, लेकिन 370 के बाद दावा तो यह भी किया गया था कि अब ऐसी घटनाएं जो है वो नहीं देखने को मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉय हमेशा से रही है और 370 के एब्रोगेशन के बाद तो सिक्योरिटी जो वहां पर डिप्लॉय की गई है वो और ज्यादा स्ट्रांग रहती है, हर दिन रहती है, चप्पे चप्पे पर रहती है। लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। हम क्या कहें कि सब कुछ अगर वहां पर ठीक है, लेकिन ये जो घटनाएं निरंतर घट रही हैं, फिर ये क्यों घट रही हैं, किस वजह से घट रही हैं, आखिर चूक फिर हो कहां रही है जिसकी वजह से गैर कश्मीरियों की जो हत्याएं हैं वो निरंतर हो रही हैं? सेना से भी लगातार मुठभेड़ हो रही है आतंकियों की, और ऐसा भी नहीं है कि आतंकियों की धरपकड़ नहीं हो रही है, उन्हें नहीं ढेर किया जा रहा है, उन्हें भी ढेर किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सील किया जाता है और उसके बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए वो हर मुमकिन कोशिश सेना इस वक्त कर रही है। लेकिन आतंकियों की धरपकड़ के साथ हमारे सेना के जो जवान हैं वो भी लगातार शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गैर कश्मीरियों को भी टारगेट जिस तरीके से टेररिस्ट कर रहे हैं वो वाकई एक बड़ी चिंता का सवाल है। 370 को लेकर जैसा मैंने कहा कि एक द्वंद जो है वो अभी तक बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है, इसको लेकर क्यों ये जो स्थिति आज फिर से 90 के दशक की इसको साथ कंपेयर किया जा रहा है, ये क्यों सिचुएशन आ गई है? हम अपने व्यूअर्स से आज इस पर उनकी राय जरूर जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप आज इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़े और कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। सवाल ये भी है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद हम देखते हैं कि रीजनल पार्टीज के साथ साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में 370 को लेकर एक रिफ्ट जैसी सिचुएशन तो हमेशा से ही रहती है। क्या 2 साल की कड़ी निगरानी
कड़ी निगरानी ही हम सुनते आए हैं। कड़ी निगरानी जम्मू के साथ साथ घाटी कश्मीर में लगातार हो रही है, लेकिन इस कड़ी निगरानी में भी ये सब जो चीजें हैं वो अब तक खत्म क्यों नहीं हो पाई हैं? वही सवाल कि चूक आखिर हो का रही है। लेकिन इसके साथ सवाल एक और है जो खेल जगत से भी जुड़ा हुआ है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। हालांकि वार्म अप मैचेस शुरू हुए हैं, जिसमें सभी जो टीम है वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं, और आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी इसमें शामिल है, सो डेफिनेटली आज एक द्वंद्व इन दोनों के मैचेस को लेकर भी बना हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर। हाल ही में गिरिराज सिंह का भी बयान आया कि इस मैच को जो है वो बैन किया जाना चाहिए, और उसी को लेकर घाटी में फिलहाल जो सिचुएशन है उसके तहत जो एक गुस्सा देश में देखा जा रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि मैच इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि टारगेट किलिंग की इन घटनाओं के बीचों बीच पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच खेल होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हम चाहेंगे कि आप इस पर भी अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा करें। ये वो अहम सवाल जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, बात आगे करेंगे, चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन अच्छा होगा यदि चर्चा में शामिल होकर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और कश्मीर घाटी में आतंक के इस नए चैप्टर की आज बात हो रही है, यानी कि टारगेट किलिंग की बात हो रही है। और तमाम उन सवालों का जिक्र हमने ब्रेक में जाने से पहले किया, उन्हें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि आपके नजरिए से ये जो टारगेट किलिंग क्या है, आपका थॉट क्या है? डू कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं, लगता है कि वो लगातार जिस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये उसी की एक बौखलाहट है, क्योंकि टारगेट जो किलिंग है वो आतंकियों के लिए बहुत ही आसान होता है। अब घाटी में देखिए, इस महीने की शुरुआत से ही अब तक हम देख रहे हैं कि आतंकी कायराना तरीके से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जो खुफिया जानकारियां आई, इनपुट्स आए अभी तक, उसमें हम देखते हैं कि ISI ने 200 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की, और इनमें कश्मीरी पंडित से लेकर नेताओं से लेकर मीडिया कर्मियों से लेकर उद्योगपतियों से लेकर गैर स्थानीय लोग भी शामिल हैं। आतंकियों ने ज्यादातर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं और जो गैर कश्मीरी हैं उनको निशाना बनाया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर केंद्र सरकार तक अब सतर्क हो चुकी है। अब बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना ने भी हल्ला बोल रखा है, और अब तक कई आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है। 700 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए कई ऑपरेशंस भी चलाए हैं, और इसके बावजूद भी कश्मीर में बीते शनिवार को 2 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद रविवार को फिर 2 गैर कश्मीरी नागरिकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। निशाने पर अब तक आए कौन कौन से लोग हैं, उनके क्या नाम रहे, आइए उनका एक ब्रीफ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। निशाने पर अब तक आए लोगों में सबसे पहला नाम है माजिद अहमद गोजरी का। यहां आपको बता दें कि माजिद अहमद गोजरी जो हैं वो श्रीनगर के चट्टाबल निवासी गोजरी की 2 अक्टूबर को करनगर इलाके में मदीना कॉम्प्लेक्स के पास आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये पहला नाम है। दूसरा नाम है मोहम्मद शफी डार। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे, बताते हैं कि जो 11 मौतें अब तक हुई हैं वो लोग कौन कौन थे और किस तरीके से उनकी जो है गोली मारकर हत्या की गई है। दूसरा नाम है मोहम्मद शफी डार का। इस महीने की शुरुआत में मोहम्मद शफी डार को निशाना बनाया गया था, और आतंकवादियों ने 2 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस से लिंक के आरोप में डार की गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरा नाम है वीरेंद्र पासवान का। वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान श्रीनगर के लाल बाजार में रेडी लगाते थे, और बिंद्रू की हत्या के कुछ घंटे बाद ही पासवान को भी श्रीनगर के लाल बाजार में आतंकियों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी जान चली गई। चौथा नाम आता है मोहम्मद शफी लोन का। बांदीपुरा में एक टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष हैं, और कैब चालक शफी की भी उसी दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पांचवा नाम माखनलाल बिंद्रू जी का। श्रीनगर में काफी जाना पहचाना नाम था, और कश्मीरी पंडित थे वो। माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने 5 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और फिर छठा नाम आता है दीपक चंद का।
दीपक चंद जो एक शिक्षक थे, दीपक स्कूल में एक शिक्षक थे और 7 अक्टूबर के दिन सुबह करीब 11 बजे स्कूल में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी स्कूल में सुपेंद्र कौर जो इस स्कूल के प्रिंसिपल थी, उनकी भी 7 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। कौर जो हैं वो ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थी। 8वां नाम आता है सगीर अहमद का। सगीर अहमद जो है वो उत्तर प्रदेश के एक बढ़ई का काम वो करते थे और पुलवामा में आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अहमद जो है वो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। 9वां नाम आता है अरविंद कुमार साह का। श्रीनगर में शनिवार को आतंकवादियों ने गोलगप्पे बेचने वाले शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो बिहार के बांका के रहने वाले थे। 10वां नाम आता है जोगिंदर देव का। आतंकवादियों ने राजा देव के साथ रह रहे जोगिंदर देव की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने धावा बोला और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 11वां नाम आता है राजा देव का। बिहार के एक मजदूर देव की रविवार को कुलगाम के वानपोह में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वो नाम है और कहें तो घाटी कश्मीर में ये बैक टू बैक घटनाएं एक एक दिन छोड़कर जो सामने आई हैं वो अब डर का माहौल बना रही हैं उन लोगों के बीचों बीच भी जो वहां पर रह रहे हैं, मजदूरी का काम करते हैं और अब उन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। माना जा रहा है कि कई ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक डर और चिंता का माहौल लगातार बना हुआ है। और करीबन हम देख रहे हैं कि बहुत आम लोग जिन्हें कुछ ज्यादा तो नहीं पता कश्मीर घाटी में, लेकिन हाँ उनके दिलो दिमाग में डर जरूर घर कर गया है और वो सिर्फ शायद आज एक ही सवाल कर रहे होंगे सरकार से कि सरकार तो कहती थी कि 370 के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 साल की शांति के बीचों बीच भी कई ऐसी घटनाएं हालांकि हुई, लेकिन अब चिंता जो क्रिएट हो रही है, जो चिंता बन रही है, उसके तहत अब सरकार से सवाल किया जाने लगा है कि अब फिर से घाटी जो है वो अशांत क्यों हो गई है, क्यों ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कौन सी ऐसी चूक हो गई है कि इतनी हैवी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवादी आते हैं, रेकी करते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वो फिर चले जाते हैं और अपने मंसूबों में कामयाब लगातार हो रहे हैं। जहां तक बात वर्कर्स की है, यहां पर कश्मीर घाटी में आपको हम मोटा मोटी तौर पर बता दें कि 5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं और करीब करीब हर जिले में बिहार या फिर यूपी समेत दूसरे राज्यों के मजदूर जो हैं वो यहां पर रहते हैं और काम करते हैं। जानकारी है कि कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का 90% काम तो बाहरी मजदूरों पर ही टिका रहता है। सो ऐसे में अगर माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाया गया तो कश्मीर की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, जो ऑलरेडी पड़ी भी है। एक तो लॉकडाउन की वजह से वहां पर जो मार पड़ी और उसके पहले भी लगातार, क्योंकि वहीं के जो बहुत ही छोटा काम करने वाले, माफ कीजिएगा, छोटा काम नहीं करने वाले, जो बोटिंग का वहां पर काम करते हैं, शिकारे का काम करते हैं, जो बहुत ऐसी कारीगरी का काम करते हैं जिस लॉकडाउन की वजह से उनका जो काम है एकदम बंद पड़ गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद 370 के एब्रोगेशन के बाद भी सिचुएशन कश्मीर घाटी में इस तरीके की बन गई कि वहां पर ऑलमोस्ट जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो एकदम ठप पड़ गई थी और उनकी कहें जिस तरीके के ग्राउंड लेवल पर भी पूरी जांच पड़ताल की गई कि अब वहां के लोगों का जो रवैया है फिलहाल अभी किस तरीके का है। कश्मीर घाटी में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, 370 के बाद की सिचुएशन को भी जानना, परखा, समझा गया। उसके बावजूद भी लोगों का यही कहना रहा कि चाहे 370 हो या 370 ना हो, हम जो चाहते हैं वो यही है कि हमारी जो जिंदगी है वो चलती रहे। एक कहें कि ब्रेड बटर जो है वो उनको जिंदगी भर मिलता रहे, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। सो ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इस तरीके की रही है। सो हम कहते हैं कि लॉकडाउन और ये जो 2 साल हैं 370 के निरस्त होने के बाद यहां पर कश्मीर घाटी में डेफिनेटली सरकार की ओर से कई विकास प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। यंगस्टर्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी कुछ अभी तक किया गया है, लेकिन फिर भी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से भी काफी ज्यादा ठप पड़ गई थी। हम देखते हैं कि अब ये जो सिचुएशन है, जिस तरीके की टारगेट किलिंग हो रही है और हम बता रहे हैं कि 90% जो
काम है वो मजदूरों पर ही टिका हुआ है। सो ऐसे में कश्मीर में आतंकियों ने अपनी एक रणनीति उसी के तहत बदली है और अब वो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी सुरक्षा बलों से सामना नहीं कर सकते तो फिर बेगुनाहों और निहत्थे लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में 2 बिहारी मजदूरों की हत्या के साथ ही इसी महीने अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब दरअसल वारदात को अंजाम देने से पहले बकायदा टारगेट की पूरी रेकी होती है, फिर मौका देखा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पिछली कुछ घटनाओं में तो लगातार यही सेम पैटर्न है। टारगेट किलिंग के तहत पहले कई दिनों तक सॉफ्ट टारगेट की एक्टिविटीज की रेकी कर उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उन्हें यह अच्छी तरीके से पता होता है कि वो कब घर से निकलता है, कब घर जाता है, इन बिटवीन वो कहां जाता है। पूरी प्लानिंग करने के बाद ये तय किया जाता है कि कब और किस समय हमें हमला करना है। जम्मू कश्मीर में भी इसी पैटर्न के तहत गैर कश्मीरियों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। यहां अलग अलग आतंकी हमलों में इस महीने 12 नागरिकों की जान जा चुकी है और कश्मीर में पिछले शनिवार को 2 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद रविवार को फिर 2 गैर कश्मीरी नागरिकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। जिन्हें गोली मारी गई वो सभी मजदूर थे और आतंकियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी ऐसा लगता है कि इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं और सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से इस तरीके की टारगेट किलिंग शुरू कर दी है ताकि घाटी में अपनी प्रेजेंस का एहसास लोगों में रहे। टारगेट किलिंग आतंकियों के लिए बहुत आसान है और इसके लिए बड़े जमात की ना तो जरूरत है और ना ही बड़े हथियारों की। कम लोग छोटे हथियारों की मदद से निहत्थे लोगों को निशाना बना सकते हैं। टारगेट किलिंग की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर स्थानीय लोगों को फिलहाल पुलिस और सेना के शेल्टर्स में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक इमरजेंसी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि सभी गैर स्थानीय लोगों को पुलिस और सेना कैंपों में शिफ्ट तुरंत किया जाए। आतंकियों द्वारा लगातार गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो आपके सामने मैंने वो पूरी सिचुएशन रखी है कि किस तरीके की वारदातें फिलहाल बैक टू बैक देखने को मिली हैं, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो निर्णय और फिलहाल की जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में, जहां पर लगातार इस तरीके की बैक टू बैक घटनाओं ने चिंता क्रिएट कर दी है। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो सिर्फ आतंकवाद ही है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़े आतंकवादी हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे का कार्यक्रम बना है। हालांकि अमित शाह की ये जो यात्रा है वो केंद्र की मोदी सरकार के महासंपर्क कार्यक्रम का एक हिस्सा है और महासंपर्क कार्यक्रम के तहत 70 केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के रिमोट इलाकों के दौरे पर जा रहे अमित शाह विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। हाल ही की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अपने दौरे से पहले ही अमित शाह ने पाकिस्तान को भी वार्न किया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो फिर भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना अच्छी तरीके से आता है। सरकार जो कह रही है और जिस एक्शन को लेने की बात करी, जिस एक्शन को इंप्लीमेंट करने की बात करी है, कि आपको भी लगता है कि इस तरीके के एक्शन की अब एक बार फिर से जरूरत है? कॉल कीजिएगा, अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। बात 370 की 370 के खत्म होने के बाद जो सिचुएशन है और जिस क्लेम की बात की जाती है, जिस दावे की बात की जाती है सरकार द्वारा भी और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज भी, एक फर्क को समझना यहाँ पर बड़ा जरूरी हो जाता है। 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव लाकर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया था और
जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। चलिए जानते हैं हमारे व्यूअर इस फर्क को किस तरीके से समझते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ, नमस्कार जी। जी सर। देखिए, जल्दी में और जबरदस्ती फैसले लिए हुए उनका हशर खराब होता है। अब आप देखें, कश्मीर में बड़े नगारों के साथ और दावों के साथ कहा गया था कि साहब हम 370 हटाएंगे, और जिसके बाद ये जो गतिविधियां हैं इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म की, वो सब खत्म हो जाएंगी। बहुत दावा किया था। क्या नतीजा हुआ? वो खत्म तो कोई नहीं हुई। इसी तरह से कि साहब हमने डीमोनेटाइजेशन कर दिया है, नोट पुराने जो हैं वो डीमोनेटाइज कर दिया है, इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हुई। क्या फर्क पड़ा? नहीं। देखिए, हम जो वायदे करते हैं, प्लान तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें विंडिक्टिवनेस होती है कि वो किसी को परेशान करने की बात होती है। आप जब के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उससे लोग आपके फैसलों के ऊपर अपनी क्या बोलते हैं, खुद को प्रेशराइज महसूस करेंगे। एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, बहुत मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। That's all right, sir. वो कबूल नहीं करते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, नुकसान दोनों को हो रहा है। मरते कौन लोग हैं? कोई अमीर तो मरा नहीं। हमारा साथी जो गरीब तबका, ये मध्यांतर तबके के आदमी है, वो मरते हैं। उसका इशारा ये है कि अगर आप नॉन कश्मीरी हैं और नॉन मुस्लिम हैं तो आप इस इलाके में मत आइएगा। ठीक है। अब जो इसका नुकसान जो कश्मीरी लोग हैं, जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, और जो टूरिज्म का जो रेवेन्यू उनको आता है, उस पर भी तो असर पड़ा। वो लोग बेरोजगार हो गए। उनकी आमदन कम हो गई। अब वो भी रोते हैं क्योंकि कमाई का जरिया खत्म हो गया। अब इसी तरह से ये जब आप दावे करके और बिना किसी की पूछे कि इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या फर्क पड़ेगा, ये गलत बात है, होना नहीं चाहिए। अब ये जो है, जब तक ये 370 को हटा ना दें, रिपील ना कर दें, वहां मुझे नहीं लगता कि वहां पे किसी किस्म का भी कभी भी कोई आराम आएगा। ये बहुत गलत चीज है। अभी दूसरी बात पे आता हूं कि आपने जिक्र किया कि अक्टूबर 24 को T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा। अब गिरिराज सिंह, जो कि एक नामौकूल आदमी है, माफ कीजिएगा, जिनको खेल के बारे में कुछ नहीं पता, ना खेल के बारे में पता, ना पॉलिटिक्स के बारे में, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। किसी ने कह दिया कि साहब इंडिया तो पाकिस्तान से खेलेगा तो क्या होगा, कि साहब बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जबकि बीसीसीआई के प्रवक्ता राजीव, उन्होंने कह दिया वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि देखें, ये इंटरनेशनल प्लेइंग कंडीशन है आईसीसी की कि हमें पाकिस्तान के साथ, अगर हम हिंदुस्तान में नहीं खेलते और पाकिस्तान में जाके नहीं खेलते, तो हमें इंटरनेशनल वेन्यू पे एक दूसरे के साथ खेलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ जी, तो हालांकि आईसीसी में काफी हमारा जोर है, फाइनेंशियली और वैसे भी हमारी पकड़ है। हाँ जी सर। उसके बावजूद हमारे जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई डिसीजन हमारे खिलाफ ले लिया और हमको बाहर कर दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हम, अब तक तो हमारे साथी हैं आईसीसी में,
हम क्यों उनको खामखा में अपने खिलाफ करें? अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच में बहुत कुछ दारोमदार है। इट्स बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग मैच इन एनी स्पोर्टिंग इवेंट। और किसी के दरमियान कोई मैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जीत दोनों में से दोनों को हारने का डर रहता है, अंदेशा रहता है, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, क्योंकि वो किसी से हार सकते हैं। पाकिस्तान से नहीं हारेंगे, पाकिस्तानी इंडिया से नहीं हारना चाहते। तो बात यह है कि देखिए, इंटरनेशनल इवेंट में अगर आपको खेलना हो तो वहां तो आपको खेलना ही पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि कोई और खमियाजा उठाएं। तो जोश में आके ऐसी हरकत ना कीजिएगा कि अपना ही नुकसान हम उठा लें। ओके, ठीक है। तो मेरा ख्याल वो बात गलत है। ये खेलें, पाकिस्तान को अगर आप इंडिया में नहीं आने देते, ना आने दे, लेकिन ये कोई फैसले जो है ये पत्थर पे लकीर नहीं हो जाती है। कल को हालात बदल गए तो पाकिस्तान भी आएगा, हम भी पाकिस्तान जाएंगे। ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप ऐसे स्टिफ और एडमेंट एटीट्यूड के साथ अपने घर में भी फैसला करेंगे तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं ये बात आपकी समझ गई। इस सवाल का जवाब, एक सवाल सर मैं जल्दी से आपका आंसर इस पर लूंगी। नॉर्मलसी का नैरेटिव जो फिलहाल सेट किया गया है सरकार द्वारा, आपको लगता है कि टारगेट किलिंग जो इस वक्त हो रही है वहां पर इस नैरेटिव के सेट किए जाने की वजह से ही हो रही है कि सब कुछ नॉर्मल है? कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? जी सर, कश्मीर घाटी की जो बैक टू बैक अभी टारगेट किलिंग्स हुई हैं। जी, अब वहाँ पे देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे बॉर्डर जो सील करने हैं वो प्रॉपर्ली सील करने पड़ेंगे। सर वो तो ऑलरेडी थे भी। लेकिन मेरी इन्फिल्ट्रेशन हो कहाँ से रही, लीक कहाँ से हो एग्जैक्टली, रहा है? दिस इज द पॉइंट सर, कि क्यों हो रहा है, फिर चूक कहाँ पे हो रही है? आजम सर ये इसलिए हो रहा है जी कि जो हमायती हैं कश्मीरियत के, वो कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल रही है। अब वो क्यों दे रहे हैं सपोर्ट? भाई वो कश्मीरियत है, क्योंकि मैं नॉन कश्मीरी हूँ, मुझे इतना संबंध नहीं है कश्मीर के साथ, लेकिन जिनको है दर्द उसी को होता है। देखिए, जब मौत किसी की होती है ना, तो वो मेरे लिए, जो कि मेरा संबंध नहीं है, वो मेरे लिए एक न्यूज है। लेकिन अगर वो जान पहचान का आदमी होगा तो मेरे सीने में दर्द होता है, फिर मेरे लिए न्यूज नहीं है। तो ये भी जो है हो रहा है, क्योंकि मैं एक नॉन कश्मीरी हूँ, मेरे लिए ये न्यूज, मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरे लिए न्यूज है। लेकिन जो कल ही मैं शाम को एक कश्मीरी आदमी से बैठा हुआ था, उनसे बात कर रहा था कि कैसे ये चीज को रोका जाए, तो उनके सीने में दर्द था और वो बात कर नहीं पाए मेरे से। मैं फिर बात ही बदल दी, मैंने कहा छोड़िए इस बात को, मुझे दुखी करना नहीं है किसी को। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद बोले, मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए दी कि कश्मीरी के सीने में बहुत दर्द है, हिंदू है या मुसलमान है, कश्मीरी है, तो उसको दर्द है कि मेरे मुल्क में ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये हम दिल्ली में बैठ के हम बजाय उनको इस चीज को नजरअंदाज कर किए बगैर हम इसके ऊपर फैसला थोप नहीं सकते। हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व कीजिएगा, फिर फैसला लीजिए। लेट दोज पीपल डिसाइड। थैंक यू सो मच सर, अपनी राय हमारे साथ साझा शुक्रिया जी। हालांकि सिचुएशन बिटवीन ये भी आई थी 370 के निरस्त होने के बाद। एक समय ऐसा भी आया था जब हमने देखा कि केंद्र के जितने भी बड़े टॉप के लीडर्स के साथ साथ हम देखते हैं कि अजीत डोभाल, उनका भी कश्मीर में दौरा काफी रहा था और 370 के बाद की सिचुएशन लोगों के दिलो दिमाग को समझने की वहां पर कोशिश की गई थी और ऐसी तस्वीरें भी वहां पर पॉजिटिव उस वक्त तस्वीरें आई थी जब वो लोगों के बीचों बीच गए, लोगों से बातचीत की। हालांकि उस वक्त भी सवाल एक यही खड़ा किया गया था कि कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप्स को कैमरे के स्थान पर लाकर आप यदि ये दिखाना चाहते कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है तो उनके ख्याल से शायद नॉर्मल होगा ही, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और ही बयां करती है। हम 370 के निरस्त होने की बात कर रहे थे, जिसमें सरकार की ओर से दावा तो यही किया गया था कि
अब यहाँ के लोगों को हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। फिर देश भर के लोगों को ये समझाया गया कि कोई भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, वहां वो बसने के बारे में विचार कर सकता है। लेकिन ये सब होने के 2 साल बाद, 2 साल से इनफैक्ट ज्यादा बीत जाने के बाद भी आलम यह है कि आतंकवादी बाहर के लोगों को खोज खोज कर गोली मार रहे हैं, जिसे टारगेट किलिंग के तौर पर आज समझाया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आम लोग ही मारे जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सुरक्षा बलों को भी अपनी शहादत देनी पड़ रही है और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी वहां पर हत्याएं हुई हैं। कहने को तो वहां बीडीसी और डीडीसी के चुनाव भी कराए जा चुके हैं। धारा 370 खत्म किए जाने के साल भर बाद केंद्र ने बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, जिसका मकसद घाटी के नेताओं से राजनीतिक संवाद स्थापित कर आम लोगों में विश्वास की भावना को बढ़ावा देना था। अब मनोज सिन्हा के कार्यकाल के भी साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है और पीएम मोदी काफी दिनों तक नजरबंद रखे गए कश्मीरी नेताओं की रिहाई के बाद दिल्ली में उनसे मिले भी। पीएम मोदी और कश्मीरी नेताओं की मुलाकात के बाद ही उम्मीद भी ये जगने लगी कि शायद अब इन दोनों के बीच में भी जो क्योज है वो खत्म होगा। जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सहित सारे कश्मीरी नेताओं की मांग ये रही कि पहले जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, फिर चुनाव हो। तो अचानक से बढ़ी आतंकी गतिविधियों को 90 के दशक की हिंसा और हमलों के वारदातों से जोड़कर देखा जाने लगा है। एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे और अमित शाह पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चेता रहे हैं। 2 साल कम भी तो नहीं होते कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि धारा 370 खत्म किए जाने का कोई खास फायदा मोटा मोटी तौर पर देखें कि व्यवहारिक तौर पर तो फिलहाल नजर बिल्कुल नहीं आता है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल एक और थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और ब्रेक में जाने से पहले हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जिक्र कर रहे थे, जिनका कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर का तो इतिहास ही जानबूझकर की गई दुर्घटनाओं का शिकार है। कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जो उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक फायदे के लिए थी, ताकि आवाम की तरक्की ही ना हो। वो बोलते हैं कि 1954 में संसद को जानकारी दिए बिना ही आर्टिकल 35 को जोड़ दिया गया। ये परिवर्तन अकस्मात नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो कई सालों पहले ही लिखी गई थी। अगर ऐसी बातें वर्चुअल चर्चाओं तक ही सीमित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था का नेतृत्व और निगरानी कर रहे लोगों के मन में ही ऐसी धारणा बनी हुई है तो हैरानी की बात है। वैसे भी ऐसी वर्चुअल चर्चाओं में भी सॉल्यूशन पर बात हम देखते हैं कि कभी होती ही नहीं। असली वजहों को समझने की कोशिश ही नहीं होती है कि आखिर क्यों उन टारगेट्स को हासिल करना मुश्किल हो रहा है जिनकी शुरू में उम्मीद की गई थी। जब लंबे अरसे तक कश्मीरी नेताओं को नजरबंद रखने, इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने, सुरक्षा बंदोबस्त के साथ साथ ऑपरेशन जारी रखने के बाद भी यथास्थिति यानी कि सेम वही सिचुएशन नजर आए जो 370 के पहले भी थी, उसके निरस्त होने के पहले भी थी, तो चिंता तो बनेगी ही। आखिर किस लेवल पर कौन सी चूक हो रही है कि हालात पर पूरी तरीके से काबू पाना ही मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स जो आई वो कहती हैं कि आम लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी सरकार की कोशिश के तहत विकास योजनाओं पर फोकस बढ़ा है। कश्मीरी पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी दिलाने और रोजगार के जो सोर्सेस हैं वो अवेलेबल कराए जाने के प्रयास भी हो रहे हैं और आतंकवाद को और पाल पोस कर बढ़ावा देने वाली ऐसी ही बातों से ये गुस्से में भी है सरकार। आतंकी हमले बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को भी तेज किया तो नतीजे भी देखने को मिले। महज 24 घंटों के भीतर भी आधा दर्जन आतंकियों को ढेर किया गया। मारे जाने वालों में वो भी शामिल बताए जाते हैं जो आम लोगों की हाल ही की हत्याओं में भी शामिल थे। फिर भी हाल ही के आतंकी हमले काफी परेशान करने वाले हैं। श्रीनगर में 16 अक्टूबर को बिहार के बांका निवासी अरविंद कुमार शाह और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के रहने वाले सगीर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिहार से रोजगार की तलाश में अरविंद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचा करते थे और करीब 6 महीने पहले ही अरविंद के भाई की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। अब घर चलाना मुश्किल हो गया
और स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके इलाके के करीब 300 लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और ऐसे छोटे मोटे काम कर फिलहाल परिवार का गुजारा करते हैं। महीने की शुरुआत में ही 7 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चांद की भी और उसके पहले भी शहर की जाने माने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की भी ऐसे ही गोली मारकर हत्या कर दी। बिंद्रू जो हैं वो 90 के दशक में जब ऐसे हमले चरम पर थे तब भी वो डटे रहे थे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी बीज जी। इसमें मैं अपने थोड़े से मैं विचार रख देता हूँ जो आपका आज का टॉपिक है। जी सर। इसमें देखिए बड़ी थोड़ा सा ये कुछ अजीब सा लगता है कि इसको एकदम से कई बार विचार लोग करते हैं कि एकदम से इसको खत्म कर दिया गया। एकदम से कहाँ किया गया? क्या हम सोए हुए हैं? 75 साल लग गए और फिर दूसरी जब इसको इम्पोज भी किया गया तो किसी से पूछ के ही नहीं किया गया। कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं, कोई पार्लियामेंट में नहीं, चुपके से कर दिया गया एक चोर दरवाजे से। ये तो इलीगल, वैसे ही इलीगल था। तो खैर उधर नहीं जाते हैं। तो ये कहने का था कि मिसगाइडेड जो ऐसी अफवाह है वो उनको रोकना थोड़ा पर्पस है। और देखिए अब ये जो है और ये आप कह रही हैं कि ये चूक कहाँ हो रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि चूक कहाँ हो रही है। मैं उसी चूक की ही बात करने लगा हूँ कि चूक कहाँ हो रही है। ये चूक बिल्कुल नहीं हो रही है। ये चूक मतलब कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोसेस है। इसको ना तो कोई गवर्नमेंट कर सकती है ना कोई ऐसे ऐसे बोलने वाले कर सकते हैं इधर उधर बैठ के। वो होने वाला नहीं है। ये एक लगातार जो एक कंट्री है वो लगातार उसका अपने इंटरेस्ट है, उसने उसको होने नहीं देना। और फिर यहाँ आपने अभी 1-2 दिन पहले भी ये कहा था कि वहाँ वो ठीक है, मैं जो आपने कहा कि वहाँ लोग बैठे हुए सिंपैथाइजर है, उसी कम्युनिटी के हैं, वो एक ही धर्म के हैं, वो चाहते हैं एक जो उनको फैसिलिटी मिली हुई है वो कुछ खोना नहीं चाहते। फिर वहाँ के कश्मीर के जो लीडर हैं वो भी कुछ बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये एक मल्टीपल है, ये कोई एक नहीं है कि कहाँ गवर्नमेंट फेल हो रही है। ये कोई भी गवर्नमेंट होगी, ये तो इन्होंने तो फिर एक बड़ा स्टेप लिया है। ये तो कमेंडेबल स्टेप है। थोड़ी भी अकल हो ना तो वो कहेगा ये कमेंडेबल स्टेप है, ये तो होना ही चाहिए था। पर चलिए उधर नहीं जाते हैं। तो एक बड़ी हिम्मत का स्टेप है हम। और ये जो होगा ये धीरे धीरे होगा। और इसका जो मेन इलाज जो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी वहां लोगों को और शिफ्ट किया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, ये मिक्सअप हो जाएंगे ताकि जो छुपने वाले लोग हैं जब वो छुपेंगे तो जो सिंपैथाइजर तो रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? ये कोई इतनी जल्दी ये कोई कीड़े खत्म नहीं होते हैं, मरते नहीं है। तो लेकिन जो दूसरे आसपास होंगे वो देखेंगे कि ये हरकत हो रही है, ये आदमी ये ऐसे भाग के गया है, इसके इस तरह की एक्टिविटी है, तो पुलिस को बोलेंगे तो वो एक्शन होगा। तो ये अभी वहां उनकी मेजोरिटी जो छुप के आ गया वो उनके घर पे भी मौज करते हैं, उनका रोजी उनको रोटी भी खाते हैं, सुलाते खिलाते हैं, जो सब कुछ करते हैं। और फिर बाद में हंसते भी हैं कि उनको पर्पस हो रहा है। और अब देखिए क्योंकि ये माइनॉरिटी दूसरे बहुत कम है, तो अब किसी को 8-10 को मार भी दिया तो आगे वो कम है और एक जो न्यूज में फैलता है तो वो और बड़ी बात बन जाती है। तो ये एक और डर पैदा होता है और ये सही है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट कर रही है कीप डूइंग, और साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई आटे के साथ घुन मरता है। अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो आप हट जाइए। लेकिन अगर आपने उसको साथ दिया, आपके पास रहा, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल और आप मर सकते हैं। और ऐसे जो लोगों को भी, इवन निर्दोष को भी, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है, और एक चीज मैं और जरा क्लियर कर ही दूं, अब मैं बोलने लगा हूं तो मैं कर ही दूं क्लियर कि देखिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि देखिए 10 क्रिमिनल बच जाए पर एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। ये आम बात है। ये सभी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ना, इवन वो भी कहते हैं, छोटे मोटे की तो बात छोड़िए, जो बड़े बड़े भी होते हैं कि एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। अब मेरा थोड़ा सा इससे मैं सुन के ना थोड़ा मुझे
प्रॉब्लम सी हो जाती कि क्या बोल रहे हैं, क्या ये समझ नहीं रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको क्लियर भी कर देता हूँ कि आपने देखिए एक निर्दोष को नहीं मारा है, उसकी वजह आपने 10 क्रिमिनल्स को छोड़ दिया, आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो आतंकवादियों ने जाके 50 को मार दिया। तो अब वो जो 50 जिसको मारा उनको तो उनको क्रिमिनल केस करना चाहिए कि आपने उनको छोड़ा क्यों। एक क्रिमिनल एक वो खून मर जाता, निर्दोष मर जाता, कम से कम दूसरे 50 तो नहीं मारते। लेकिन उनको उस तो आगे तक वो सोचते ही नहीं, वो कहते हैं एक निर्दोष ना मरे। व्हाई यू आर थिंकिंग नहीं, अगर आप निर्दोष हैं तो आप उस सिचुएशन से हट जाइए, बच जाइए, बताइए। लेकिन अगर हम मरते हैं क्योंकि हमें और लोगों को बचाना है, हम एक के लिए और 50 या 100 को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और अगर ये एक्शन होगा लोगों के मन में भी थोड़ा डर हो जाएगा और वो सिंसियरली करें। अभी तो उनको पता है कि ला हमारे हाथ में, निर्दोष है, मार के 50 लाख इसको दे दो, दूसरे को दे दो, 100 के लिए एक दूसरे को मरते करते हैं, उनको 50 लाख मिलते हैं। तो सर देखिए आप भी अच्छे जी भास्कर जी, देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं, हाँ आप भी अच्छे से जानते हैं कि सर 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर कड़ी निगरानी थी। क्या आप ये बात समझते हैं? वहां पर सिक्योरिटी बहुत हेवीली डिप्लॉय की गई थी। सो आपको नहीं लगता कि सर 2 साल, हाँ जी ठीक है, सो 2 साल की कड़ी निगरानी में ये सब खत्म हो जाना चाहिए था? खत्म भी नहीं हो जाना चाहिए था, मतलब अब तो जिस तरीके से सिचुएशन ये सामने फिर से हो गई है, ये सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर आतंक नहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पूरी तरीके से सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन एक शांति के बाद फिर से अशांत माहौल, और वो भी इस तरीके की लगातार बैक टू बैक टारगेट किलिंग्स, क्या ये भी होना चाहिए था? नहीं होना तो देखिए नहीं चाहिए था, कौन कहेगा कि ये होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, उनको अपने अब मोटिव उनके अपने मोटिव्स हैं, चाहे आप उनको उनकी रोजी रोटी का कहिए, चाहे उनको कोई और दुख कहिए। वो जो लोग इस तरह के मामले में इन्वॉल्व हैं, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि इस तरह से शांति हो। उन्होंने भी अपना कल को इलेक्शन लड़ना है, कुछ और करना है, तो वो उनके मोटिव सलाह हो सकते हैं, वो पैसे देते हैं और अपना ये सब करते कराते हैं। आम आदमी तो देखिए नहीं करेगा, वो नहीं पिस्तौल लेके जाएगा और मारेगा। लेकिन जब तक उसको एक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो नहीं करेगा। तो वो एक ना कोई एक बैकअप होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, और उसके कोई मास्टर होना चाहिए जो ये सारा खेल करे। और वो मास्टर्स की वहाँ कमी नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, डिफरेंट उनकी वो है। तो वहाँ तो वो बहुत देर तक चलेगा जब तक अच्छे खासे मिक्स अप नहीं ज्यादा लोग हो जाते और वहाँ एक इंफॉर्मेटिव जो सिस्टम नहीं बनता कि जैसे ही वो लोगों में भी फैलाएं कि अगर आप किसी को ऐसे आप देखते हैं कुछ, आप इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करिए, पुलिस भी एक्शन ले और पुलिस उसको ना बॉदर करे जो उसको करे। तो एक सिंसियर एफर्ट होगी तो ये धीरे धीरे होने वाला है। लेकिन एकदम से हम बोलना चिंगाड़ना शुरू करते हैं, वो होने वाला नहीं है। वो दैट इज नॉट द रियलिटी व्हाट आई फील। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 370 का एक द्वंद जिस पर बात, देखिए जैसा मैंने बहुत पहले ही कहा था, और ये द्वंद देखिए इस प्रोग्राम के माध्यम से भी आ गया कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। खैर हम तो बस यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो शुरू से ही ऐसी घटनाओं, ऐसी आतंकवादी वारदातों के साथ हमेशा से रहा है, वहां के आम लोग जो हैं वो इससे हर दिन कहें उन्हें ऐसी सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। कभी सीज फायर वॉयलेशन की वजह से आम लोगों के घरों को नुकसान, कभी गोलियां उनके किसी भी जिस्म के किसी भी कहीं पार्ट में चली जाती हैं, यानी कि एक भारी नुकसान जो है वो उन्हें हमेशा से होता आया है। 370 हो ना हो, ये फर्क समझना मेरे ख्याल से बड़ा जरूरी है, क्योंकि शायद वहां पर रह रहे लोगों के लिए सिर्फ आज यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो घाटी है वो शांत रहे, वहां पर आतंकवादी ना हो जो इस तरीके का आतंक फैलाएं और निर्दोष लोग इस तरीके से मारे जाएं। ये फर्क वाकई समझना बड़ा जरूरी है, समझने वाले शायद समझ चुके होंगे। सो इसी नोट के साथ अब मैं इजाजत भी लूंगी। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही, कल नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।